हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बच्चों बात हम करेंगे भौतिक राशियों के मापन की। तो आप जानते हैं बच्चों, मात्रकों की SI प्रणाली में 7 मूल राशियों की लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ऐसे ही 7 मूल राशियां हैं, जिनमें से हम 3 मुख्य राशियों यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय के मापन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं लंबाई के मापन की। तो लंबाई से क्या तात्पर्य होता है? तो आप जानते हैं कि अगर कोई दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी को ही हम लंबाई कहते हैं। लंबाई मापने की कुछ बच्चों प्रत्यक्ष विधियां होती है, प्रत्यक्ष यानी स्पष्टता होकर दोनों बिंदु को डायरेक्ट माप सकते हैं, और कुछ अप्रत्यक्ष विधियां होती है। तो पहले हम प्रत्यक्ष विधियों यानी डायरेक्ट विधियों की बात करते हैं। आप बच्चों मापन करते हैं साधारण स्केल से। साधारण स्केल पैमाने से साधारण स्केल यानी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है उसी को हम साधारण स्केल पैमाना कहते हैं। तो आप देखते हैं कि उससे हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं, और उसमें सबसे कम जो मापी जा सकने वाली है वो है 1 मिलीमीटर। बच्चों आप लोग स्केल देखे होंगे, स्केल से सबसे कम मापी जा सकने वाली लंबाई है 1 मिलीमीटर। डायरेक्ट हम माप सकते हैं। ऐसे इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से हम और भी छोटी राशि यानी छोटी लंबाई माप सकते हैं। वो होती है 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक अगर हमें ज्ञात करनी हो लंबाई, तो हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे, यानी 0.1 मिलीमीटर। फिर आता है पेच मापी या गोलाई मापी। पेच मापी या गोलाई मापी, इनसे हम 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को, यानी वर्नियर कैलिपर्स से जो माप ली जा रही है उसके भी 10वें हिस्से को हम माप सकते हैं, यानी 0.01 मिलीमीटर। यानी बच्चों आपको मैंने प्रत्यक्ष विधियों के बारे में बताया। प्रत्यक्ष विधि से हम डायरेक्ट 1 मिलीमीटर या मिलीमीटर का 10वां हिस्सा वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से, पेच मापी या गोलाई मापी की सहायता से मिलीमीटर के 100वें हिस्से को हम माप सकते हैं। लेकिन बच्चों लंबाई ऐसी राशि है जिसका मापन हमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है, और इसकी छोटी भी मात्रा लेनी पड़ती है और बड़ी भी मात्रा लेनी पड़ती है। जैसे छोटी मात्रा की बात मैं बता रहा हूँ, जैसे अणु का आकार, कोशिका की आकृति, छोटे बैक्टीरिया हैं उनका आकार, ऐसे 2 शहरों के बीच की दूरी, 2 ग्रहों के बीच की दूरी, यानी लंबाई ऐसी राशि है, या फिर 2 तारों के बीच की दूरी। इस आधार पर हम कहेंगे लंबाई ऐसी राशि है जिसकी हमें अधिक भी आवश्यकता है, अधिक मात्रा की आवश्यकता है, और छोटी मात्रा के लिए भी आवश्यकता है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे बड़ी दूरियों के मापन की। ये मैंने आपको बताया, ये प्रत्यक्ष विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधियों से हम डायरेक्ट माप सकते हैं, और कितना कम हम माप सकते हैं, इससे ज्यादा माप सकते हैं, लेकिन इससे कम की बात मैंने किया है, तो कम आप इसको माप सकते हो। अब हम बात करते हैं बड़ी दूरी के मापन। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा बड़ी दूरियों का माप। बच्चों बड़ी दूरी से तात्पर्य जैसे पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी, किसी तारे की दूरी, इन सब को अगर मापना हो तो ये सब बहुत बड़ी दूरी, या 2 शहरों के बीच की दूरी, 2 देशों के बीच की दूरी, 2 देशों की राजधानियों के बीच की दूरी, तो ये सब बड़ी दूरी के मापन के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लंबन विधि के बारे में। बच्चों लंबन विधि क्या होती है, लंबन क्या है वो जानिए। जब किसी वस्तु को भिन्न भिन्न स्थानों से देखा जाता है तो उस वस्तु की स्थिति बदली हुई प्रतीत होती है, इसे ही हम लंबन कहते हैं।
इसको आप ऐसे समझिए, आप अपनी पेन ऐसे रखिएगा, पेन आप अपने सामने ऐसे रखिएगा, एक बार बाईं आंख को बंद करके देखिएगा, फिर एक बार दाईं आंख को बंद करके देखेंगे, तो इस पेन की स्थिति बदली हुई प्रतीत होगी। इसे ही हम लंबन कहते हैं। तो इस विधि से हम क्या करते हैं, कोई ग्रह या फिर कोई तारा है, जैसे सूर्य की दूरी हो गई, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, अन्य तारों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? लंबन में, जैसे मान लीजिए पृथ्वी, कोई तारा है इस स्थान पर, और तारा अपने प्रकाश से प्रकाशमान है, एस, तारे को एस से प्रदर्शित करेंगे। और ये रही पृथ्वी, पृथ्वी का आकार जानते हैं, वक्राकार होता है। तो पृथ्वी पर दो स्थान हैं, ए और बी। इन दोनों स्थानों से देखते हैं, तो इन दोनों स्थानों से दूरी मान लीजिए डी हो जाएगी, और ए और बी को मिला देते हैं, तो ये इस मान 20 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पृथ्वी पर दो स्थान है ए और बी, इन दोनों स्थानों से इस तारे को देखा जा रहा है, तो दो रेखाएं मिलती हैं, एक ए एस और एक मिलती है बी एस। देखिए ए और बी दो अलग अलग स्थान है, इन दोनों स्थानों से देखेंगे तो ए से देखेंगे तो हमको इधर दिखाई पड़ रहा है, बी से देखेंगे तो हमको इस साइड में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसकी स्थिति अपने स्थान पर ये नहीं बदलता है, हमारी स्थिति बदलती है। इस कारण हम इसको अलग अलग अवस्थाओं में देखते हैं। ऐसे मान लीजिए कोण है थीटा, इसको हम कहते हैं लंबन कोण, लंबन कोण। आप समझ गए होंगे, इतना मैंने समझाया आपको। तो आप जानते हैं बच्चों, कोण बराबर होता है 4/, त्रिज्या। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे कोण थीटा बहुत सूक्ष्म होता है, अगर इसको रेडियन में मापते हैं तो इस मान बी, क्योंकि ये पृथ्वी के बीच की दूरी, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी, तो हम इसको वक्राकार मान सकते हैं, इसको 4 मान सकते हैं। कब? जब थीटा का मान रेडियन में मापा जाए, बहुत सूक्ष्म हो। तो कोण बराबर थीटा और 4 हो जाएगा बी के बराबर, और ग्रह यानी पृथ्वी से सूर्य तक ये तारे की दूरी कैपिटल डी से लिख रहे हैं, और इसको हम रेडियन में मापते हैं, तो कैपिटल डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। इस सूत्र से हम तारे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, जहां पर भी आधारक बी क्या है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी थीटा है, लंबन कोण। तो इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम किसी तारे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं पृथ्वी से। अब इसी क्रम में, लेकिन यहाँ पर बात हो गई तारों की, पृथ्वी पर भी दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी, तो उसके लिए एक विधि आती है बच्चों। इसको बच्चों जो मैंने देखा है उसको नोट कर लीजिएगा। प्रति ध्वनि विधि। बच्चों ध्वनि आप जानते, ध्वनि मतलब आवाज। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तरंग है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो यहाँ पर प्रतिध्वनि क्या है, जब किसी स्थान पर ध्वनि उत्पन्न की जाए तो ध्वनि क्या होती है, तरंगों के रूप में वो आगे बढ़ती है, और जब सामने कोई अवरोध आ जाता है तो उसे टकरा कर वो वापस दोबारा सुनाई पड़ता है, तो उसे हम बच्चों कहते हैं प्रतिध्वनि। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं अगर मान लीजिए कोई सामने अवरोध है तो वहां से ध्वनि टकरा कर वापस आ जाती है। तो मान लीजिए कोई पहाड़ी या पठार, कोई भी दीवार भी हो सकती है, ठीक है, और इस स्थान पर प्रेक्षक है, इस स्थान पर एक प्रेक्षक खड़ा है और उसने ध्वनि उत्पन्न की। ध्वनि वो चिल्ला के भी उत्पन्न कर सकता है, कोई
बंदूक फायर करके आवाज उत्पन्न कर सकता है, किसी भी तरीके से वो ध्वनि उत्पन्न किया। तो जो ध्वनि प्रेक्षक से यहाँ तक, इस स्थान तक, पहाड़ी तक जाती है, उसको हम कहते हैं मूल ध्वनि। और मूल ध्वनि जब पहाड़ी से टकराती है, मूल ध्वनि जब पहाड़ी से टकराती है तो वहां से टकरा करके वो वापस आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। तो देखिए बच्चों, चूंकि प्रेक्षक ने ही ध्वनि उत्पन्न किया, प्रेक्षक ने ही ध्वनि उत्पन्न किया और वही प्रतिध्वनि सुना, तो अगर उसको ध्वनि उत्पन्न करने का और प्रतिध्वनि वापस सुनाई पड़ने का बीच का समय अंतराल पता चल जाए, वो समय हो स्मॉल टी, और प्रेक्षक से पहाड़ी तक की दूरी मान लीजिए एस है। तो चूंकि यहाँ पर ध्वनि का माध्यम बच्चों नहीं बदलता है, यहाँ पर वायु ही माध्यम है, तो ध्वनि जब माध्यम नहीं बदलना है, तापमान में भी अंतर नहीं होगा, तो उसकी चाल मान लीजिए स्मॉल वी रहेगी। तो आप जानते हैं बच्चों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पर ध्वनि, मूल ध्वनि तय करती है एस दूरी, जो प्रतिध्वनि दूरी तय करती है वापस आने की, यानी जाने की दूरी एस, आने की दूरी एस। तो दूरी हो जाएगी बच्चों एस प्लस एस। और चाल की बात करते हैं, चाल इस माध्यम में ध्वनि की चाल मान लीजिए स्मॉल वी है। और समय अंतराल, प्रेक्षक ने ध्वनि उत्पन्न किया, उसी ने प्रतिध्वनि सुनी, तो मान लीजिए उसने टाइम नोट कर लिया, वो टाइम हो गया टी। तो s प्लस हो जाता है 2s, ये हो जाएगा v गुणे टी। तो s बराबर v गुणे टी बटा 2। देखो बच्चों, सूत्र आप लोगों ने देख लिया। इस विधि पर हम किसी पहाड़ी या कोई अवरोध है, कोई दीवार है, वहां तक दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र मैंने आपको लिख दिया। अब इसी सूत्र से हम अन्य दूरियां भी ज्ञात कर सकते हैं। अन्य विधियां इसी प्रतिध्वनि विधि पर ही आधारित हैं, जिनका मैं बारी बारी से परिचय आपको दे रहा हूं। देखो बच्चों, सबसे पहला होता है लेसर विधि। लेसर की फुल फॉर्म में लिख देता हूं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बच्चों ध्यान दो, लेसर विधि प्रतिध्वनि विधि पर ही आधारित है। तो इसे क्या करते हैं, लेसर एक प्रकार की एक वर्णी प्रकाश होता है, उच्च तरंग का, जो एक ही दिशा में जाता है। तो इसमें एक ही रंग का प्रकाश, यानी एक वर्णी प्रकाश जब जाता है वो टकरा के आता है। तो इसे हम क्या करते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लेसर विधि से, ध्यान दीजिएगा, लेसर विधि से मैं लिख लेता हूं, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी लेसर विधि से ज्ञात होती है। क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है, तो आप जानते हैं बच्चों, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच में निर्वात या फिर वायु है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी सूत्र से बच्चों ज्ञात करते हैं एस बराबर सी गुणे टी बटा 2। ये किसके लिए है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात करने के लिए लेसर विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। अंतर क्या है, यहाँ पर ध्वनि की चाल, यहाँ पर प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल आप जानते हैं, सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रतिध्वनि विधि पर ही आधारित है। अब इसी क्रम में प्रतिध्वनि विधि पर ही आधारित दूसरा एक और देखते हैं। सोनार विधि, SONAR, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, साउंड
नेविगेशन एंड रेडियो। बच्चों, सोनार विधि भी प्रतिध्वनि पर विधि पर ही आधारित एक विधि है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कहाँ है? इसका उपयोग होता है समुद्र में पनडुब्बी के अंदर। पनडुब्बी के अंदर सोनार विधि से हम क्या करते हैं, समुद्र की गहराई माप सकते हैं किसी स्थान पर। दूसरा, शत्रु की कोई पनडुब्बी है उसको भी हम, या शत्रु का कोई जहाज है वो अगर आ रहा है तो हम सोनार विधि से ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये सोनार विधि पर आधारित है, तो इसमें तरंगों को भेजा जाता है और वो तरंगे जाती है फिर वापस आ जाती है। तो इसमें भी S=v/t/2 रहता है। तो इसी प्रकार से ये सोनार विधि हो गई। ये भी आप इससे क्या कर सकते हैं, ये प्रतिध्वनि विधि पर आधारित है और इससे हम समुद्र की गहराई या फिर सामने आने वाले शत्रु के जहाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सोनार विधि हो गया। ऐसे बच्चों आ जाता है प्रतिध्वनि विधि पर ही आता है राडार विधि। राडार इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म उसी तरीके से है, मैं लिख देता हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेडियो। राडार विधि यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेडियो, इसमें ये कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है बच्चों हवाई जहाज में। जैसे अभी मैंने पहले बताया सोनार विधि होता है पानी वाले जहाज में या फिर पनडुब्बी में। राडार विधि का उपयोग होता है हवाई जहाज में। तो हवाई जहाज में या सोनार राडार विधि से हम शत्रु के आने वाले जहाज के बारे में, यानी युद्ध काल में इसका उपयोग होता है, शत्रु के जहाज के बारे में आने की जानकारी हमको मिल जाती है। या फिर जिस स्थान पर राडार सिस्टम लगा रहता है, तो राडार सिस्टम में जैसे जब कोई दूसरा कोई विमान आता है तो उसकी दूरी की स्थिति हम राडार विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।